व्हाट्सअप बच्चा पार्टी, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो। एंड मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम आवर क्लास 11th सीबीएसई माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ये चैप्टर का नाम है सप्लाई। एंड सारे एजुकेटर्स जनरली सारे चैप्टर्स में बोलते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं भी कुछ कुछ चैप्टर्स में आप लोग को बोलता हूँ ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। बट चैप्टर 9 इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि डिमांड है, अगर वो पूरा क्लियर है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को पॉज करिए, डिमांड के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जाके चेकआउट करिए। लेकिन अगर आप लोग का चैप्टर नंबर 3 बहुत क्लियर है तो चैप्टर नंबर 9 आप लोग के लिए होने वाला है केक वॉक। क्योंकि चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 3 का एग्जैक्ट मिरर ऑपोजिट है। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, दैट इज सप्लाई। ठीक है। तो सबसे पहला चीज सप्लाई क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोग को याद होगा, आप लोग डिमांड के बारे में पढ़े थे। डिमांड एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइस लेवल्स पे कितने क्वांटिटी को खरीदना चाहता है उसी को डिमांड बोला जाता है। तो डिमांड एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। सिमिलरली सप्लाई एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई वो क्वांटिटी है जो कि एक फर्म विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो सप्लाई इज क्वांटिटी। आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा, या फिर एक काम करते हैं फॉन्ट साइज को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। वरना कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए, सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ फर्म इज टू फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यही होता है सप्लाई। ठीक है। एक फर्म कितना मार्केट में सप्लाई करना चाहता है, और सिर्फ सप्लाई करना चाहता है वही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका उतना एबिलिटी भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये पूरे डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो बच्चा आप लोग का कीवर्ड्स है, एक फर्म कितना विलिंग है ऑफर करने के लिए, एक फर्म कितना एबल है ऑफर करने के लिए एट अ गिवन प्राइस एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं मार्केट में 100 बोइंग प्लेन्स को सप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या मेरा एबिलिटी है 100 बोइंग प्लेन को सप्लाई करने का? नहीं, मेरा एबिलिटी नहीं है। बिकॉज 100 बोइंग प्लेन को सप्लाई करने के लिए मेरे पास उतना कैपिटल भी होना चाहिए। ठीक है। सो सप्लाई का मतलब सिर्फ विलिंगनेस नहीं होना चाहिए, सप्लाई का मतलब एबिलिटी भी होना चाहिए जो एक फर्म का हो। ठीक है। सो आई होप आप लोग को सप्लाई का डेफिनेशन क्लियर है। सो बात करते हैं, सप्लाई होते हैं दो टाइप का। एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई, और दूसरा होता है मार्केट सप्लाई। ठीक है। सो इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक अकेला इंडिविजुअल, एक अकेला फर्म, एक अकेला सेलर अलग अलग प्राइस लेवल्स पे कितना मार्केट में सप्लाई करना चाहता है उसको बोला जाता है इंडिविजुअल सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज है, और ये सप्लायर कौन है? ये सप्लायर मैं हूं। ठीक है। लेट्स से द क्वांटिटी सप्लाइड बाय अंकित। ठीक है। अगर एक पेन का प्राइस 10 रुपए है, मार्केट में मेरा एक दुकान है छोटा सा, ठीक है। मैं कितना पेन बेचना चाहूंगा? मे बी लेट से 100 पेन। अगर वो पेन का प्राइस बढ़ के 15 हो जाता है, अब मैं कितना पेन बेचना चाहूंगा? मे बी शायद 120 पेन। अगर ये पेन का प्राइस 20 हो जाता है, मैं कितना बेचना चाहूंगा? मे बी शायद 140 पेन। अगर इस पेन का प्राइस बढ़ के 25 हो जाता है, मैं कितना पेन बेचना चाहूंगा? मे बी शायद 150 पेन। सो अलग अलग प्राइस लेवल्स पे मैं अकेला सेलर कितना बेचना चाहता हूं, उसी को बोला जाता है इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है। वहीं पर मार्केट सप्लाई के बारे में अगर बात करें, तो मार्केट में मैं अकेला फर्म नहीं हूं, मार्केट में मेरे साथ और भी बहुत सारे फर्म्स हैं। तो अगर प्राइसेस मार्केट में 10 रुपए का रहता है, तो अंकित एज अ सप्लायर वुड लाइक टू सप्लाई 100 यूनिट्स। लेकिन वहीं पर बंटी करके भी एक और एक सप्लायर है, ठीक है। वो कितना सप्लाई करना चाहेगा? वो शायद 200 यूनिट सप्लाई करना चाहेगा। अगर प्राइसेस बढ़ के 15 रुपए हो गए, अंकित भले ही 120 रुपये 120 यूनिट्स को सप्लाई करे, लेकिन बंटी कितना सप्लाई करना चाहेगा? बंटी 400 यूनिट्स को सप्लाई करना चाहेगा। प्राइसेस बढ़ के 20 रुपए हो गए, तो अंकित 140 यूनिट को सप्लाई कर रहा है, लेकिन बंटी अब ये 600 यूनिट्स को सप्लाई कर रहा है। प्राइसेस जब 25 हो गया, तो अंकित 150 यूनिट्स को सप्लाई करना चाहता है, लेकिन बंटी 1000 यूनिट्स को सप्लाई करना चाहता है। सो कहने की बात क्या है कि टोटल मार्केट में कितना सप्लाई है? जब प्राइसेस 10 रुपीज था, जब प्राइसेस 10 रुपीज था, टोटल मार्केट में सप्लाई आपका हो गया 300। जब प्राइसेस 15 रुपए हो गया, टोटल मार्केट में आप लोग का सप्लाई हो गया 520। जब प्राइसेस 20 रुपीज हो गए, टोटल मार्केट में आप लोग का सप्लाई हो गया 740। एंड फाइनली जब प्राइसेस 150 हो गए,
सॉरी, जब प्राइसेस 25 हो गए, तो टोटल मार्केट में आप लोग का सप्लाई बढ़ के 1150 हो गया। सो दैट इज मार्केट सप्लाई। कि मार्केट सप्लाई में देर आर मेनी डिफरेंट फर्म्स हु सेल। तो ये सारे फर्म्स मिलकर अलग अलग प्राइस लेवल्स पे कितना सप्लाई करना चाहेंगे, इसी को बोला जाता है मार्केट सप्लाई। और एक अकेला फर्म अलग अलग प्राइस लेवल्स पे कितना सप्लाई करना चाहेगा, उसको बोला जाता है इंडिविजुअल सप्लाई। सो आई होप आप लोग को इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, ये दो अलग अलग टर्म्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, इंडिविजुअल सप्लाई में अ फर्म के बारे में बात किया जाता है, लेकिन मार्केट सप्लाई में ऑल फर्म्स के बारे में बात किया जाता है। ठीक है। तो चलिए, ये था सप्लाई के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, या फिर जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई भी बोलते हैं। सर ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई का क्या मतलब होता है? बच्चा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि किसी एक इंडिविजुअल सप्लायर के सप्लाई को इम्पैक्ट करता है। कि मैं 10 यूनिट बेचना चाहूंगा, कि 20 यूनिट बेचना चाहूंगा, कि 50 यूनिट बेचना चाहूंगा, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मेरे सप्लाई को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जो मेरे सप्लाई को इम्पैक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ द गिवन गुड। प्राइस ऑफ द गिवन गुड। ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल में मैं एक सप्लायर, ठीक है, और अगर मेरे कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसको ज्यादा बेचना चाहूंगा। ठीक है। ऐसे सोच के चलिए कि मेरा एक स्टेशनरी का शॉप है जिसमें मैं पेन एक्स करके एक कंपनी है, उसके पेन्स को मैं बेचता हूँ। ठीक है। तो पेन पहले मैं 10 रुपए में बेचता था। ठीक है। लेकिन अगर ये पेन का प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो जाता है, तो क्या मैं इसको ज्यादा बेचना चाहूंगा? यस, ऑब्वियसली मैं इसको ज्यादा बेचना चाहूंगा। क्यों मैं इसको ज्यादा बेचना चाहूंगा? क्योंकि मेरे को ज्यादा मुनाफा मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मैं एक सप्लायर हूं, मेरे को प्रॉफिट कमाने से मतलब है। ठीक है। सो मैं पेन का जब प्राइस बढ़ता है, पेन एक्स का जब प्राइस बढ़ा, आई वुड लाइक टू सेल मोर। ठीक है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? यहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि प्राइस ऑफ द गुड एंड सप्लाई, ये दोनों के बीच में बच्चा एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है। कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कमेगा तो सप्लाई कमेगा। ठीक है। तो वहीं पर दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई वुड बी प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। ठीक है। तो वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मेरे शॉप में मैं दो अलग अलग टाइप के पेन को बेचता हूँ, पेन एक्स और पेन वाई। पेन एक्स आता है 10 रुपए में, और पेन वाई भी 10 रुपए में आता था। लेकिन अब अचानक से कंपनी क्या कर दिया, पेन वाई का प्राइस बढ़ा के 25 रुपए कर दिया। तो आप मेरे को खुद सोच के बताइए, क्योंकि पेन वाई को बेचने से मेरे को 25 रुपए मिलेगा, पेन एक्स को बेचने से मेरे को 10 रुपए मिलेगा। तो मैं एक अकेला सप्लायर, मैं क्या चीज को ज्यादा बेचना चाहूंगा? ऑब्वियस सा बात है, मैं पेन वाई को ज्यादा बेचना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि पेन वाई में मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप में से ये बोलते हैं कि सर 25 रुपए बहुत महंगा होगा करके लोग खरीदेंगे नहीं। लोग क्या खरीद रहे हैं, लोग क्या नहीं खरीद रहे हैं, हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं बच्चा। हम लोग डिमांड के बारे में, कंज्यूमर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट द कंज्यूमर्स, जस्ट थिंक अबाउट द सप्लायर। तो अगर प्राइस बढ़ता है, तो मैं क्या करना चाहूंगा? मैं पेन वाई को ज्यादा बेचूंगा, पेन एक्स का मेरा सप्लाई कम जाएगा। तो यहां से मेरे को क्या एक रिलेशनशिप समझ में आ रहा है कि सर जब ये अदर गुड का प्राइस बढ़ गया जाता है, तो मेरा जो कंसर्न्ड गुड है उसका सप्लाई कम जाता है। ठीक है। तो यहां से मेरा कंक्लूजन निकल के आ रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ अदर गुड राइजेस, द सप्लाई ऑफ कंसर्न्ड गुड फॉल्स। मतलब किस टाइप का रिलेशन है? यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप मेरे को दिख रहा है। ठीक है। तो ये था आप लोग का सेकंड फैक्टर जो कि इंडिविजुअल सप्लाई को इम्पैक्ट करता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब वो सारे फैक्टर्स जो कि आपके इंडिविजुअल सप्लाई को इम्पैक्ट करें। ठीक है। आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब सर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? तो बच्चा आप लोग को प्रीवियस वीडियोस देखने का बहुत जरूरत है। ठीक है। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है आप लोग का लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, LLCE। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वो सारे चीजें जिनकी मदद से मैं कुछ भी बना पाता हूँ। ठीक है। तो एक चीज अज्यूम करके चलिए कि अगर प्राइसेस के बारे में मेरे को कुछ नहीं बोला है, मतलब प्राइस कांस्टेंट है, मैं पहले जितने में चीजों को बेचता था आज भी उतने में ही चीजों को मैं बेच रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा ये जो लेबर है ये काफी बदमाश हो गया। ठीक है। ये लेबर आके मेरे को बोलता है कि सर मेरे को डबल सैलरी चाहिए।
तो सोच के मेरे को बताइए, अगर मैं मेरे प्रोडक्ट को उतने ही दाम में बेच रहा हूँ और प्लस मैं अपने लेबर को अब डबल सैलरी दे रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट तो कम जाएगा। और अगर मेरा प्रॉफिट कम जाएगा तो क्या मैं ये बिजनेस में इंटरेस्टेड रहूंगा? नहीं। मैं शायद कुछ और बिजनेस देखूंगा जो प्रॉफिटेबल हो। तो मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा? सप्लाई कम जाएगा। तो यहां से मेरे को एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या दिखते हुए आ रहा है? यहां से मेरे को ये दिख रहा है कि प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई, ये दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है? ये दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जैसे ही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनमें से किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं कम सप्लाई करना चाहूंगा। आई होप आप लोग को पॉइंट नंबर 3 क्लियर है। ठीक है, आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। दैट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है तो मैं ज्यादा सप्लाई करना चाहूंगा। अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड होता है तो मैं कम सप्लाई करना चाहूंगा। तो यहां से मेरे को क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई, ये दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है? ये दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, टेक्नोलॉजी डिग्रेड होने से मैं कम सप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट का पॉलिसी दो प्रकार का होता है। गवर्नमेंट का पॉलिसी हो सकता है या तो टैक्सेस को लेकर या तो सब्सिडी को लेकर। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट अपना टैक्सेस को बढ़ा देगा, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला बच्चा? मेरा प्रॉफिट कम जाएगा। और अगर मेरा प्रॉफिट कम जाएगा तो मैं पहले के मुकाबले ज्यादा सप्लाई करूंगा कि कम सप्लाई करूंगा? ऑब्वियसली मैं पहले के मुकाबले कम सप्लाई करने वाला हूँ। एंड सिमिलरली अगर गवर्नमेंट मेरे को सब्सिडी देता है, ठीक है, कि सर सब्सिडी का क्या मतलब होता है? सब्सिडी का मतलब एक प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसके वजह से मेरा बनाने के ऊपर खर्चा कम हो जाएगा। और अगर मेरा बनाने के ऊपर खर्चा कम हो जाएगा तो मेरे प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है? मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो मैं क्या करने वाला हूँ? आई वुड लाइक टू सप्लाई मोर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि टैक्सेस का सप्लाई के साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप है, कि टैक्सेस बढ़ेगा तो मेरा सप्लाई कमेगा। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि टैक्सेस बढ़ने से मेरा प्रॉफिट कमता है। और मेरा प्रॉफिट कमेगा तो मैं ये बिजनेस को छोड़ दूंगा, मैं कोई और बिजनेस के बारे में सोचूंगा जिसमें शायद ज्यादा मुनाफा हो, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, एंड वहीं पर सब्सिडी और सप्लाई के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है? सब्सिडी और सप्लाई के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि अगर गवर्नमेंट मेरे को सब्सिडी देगा तो मेरा बनाने के ऊपर खर्चा कम हो जाएगा। और अगर मेरा बनाने के ऊपर खर्चा कम हो जाएगा तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, सो काफी इजी सा था पॉइंट नंबर 5। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 6 के तरफ। पॉइंट नंबर 6 है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। ठीक है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म के बारे में आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो बच्चा? कि जब कब एक फर्म के गोल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन इवन इफ मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भैया इंडिया में नया नया जोमेटो स्विगी आया, तो ऑब्वियस सा बात है उन लोग का काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन उनका उस समय गोल क्या था? उनका गोल ये था कि इंडिया के लोगों को जोमेटो स्विगी का आदत लग जाए। क्योंकि जब इंडिया के लोगों को जोमेटो स्विगी का आदत लगेगा तब वो लोग खरीदेंगे, हमारा प्राइसेस ज्यादा रहेगा तब भी वो लोग खरीदेंगे। सो इवन इफ फर्म का नुकसान हो रहा था, लेकिन फिर भी फर्म सप्लाई कर रहा था। क्यों? क्योंकि फर्म का गोल था अपने आप को एस्टेब्लिश करना। सो इट डिपेंड्स अपॉन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। आर वी क्लियर? तो यहाँ पे कुछ ऐसा डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये अलग अलग फर्म्स के अलग अलग गोल्स एंड अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो ये कुछ 6 पॉइंट थे बच्चा, आपके इंडिविजुअल सप्लाई को जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली सर मार्केट सप्लाई को क्या क्या चीज इंपैक्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल सप्लाई को 6 पॉइंट्स अफेक्ट कर रहे थे, मार्केट सप्लाई के केस में देर आर इन टोटल 9 पॉइंट्स। और ये 9 पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स आपका ऊपर आ गया, प्लस 3 हम लोग न्यू देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 7 से। क्योंकि 6 पॉइंट जो कुछ भी इंडिविजुअल सप्लाई का था वही सेम पॉइंट यहाँ पे मार्केट सप्लाई के केस में भी है। सो
पॉइंट नंबर 7 क्या है बच्चा मेरा? पॉइंट नंबर 7 है नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। ठीक है। सो मार्केट में अगर फर्म्स बढ़ेंगे, सप्लाई भी बढ़ेगा। एक स्मॉल टाउन में अगर सिर्फ एक ही कार डीलर है, तो उस मार्केट में कार का सप्लाई कम होगा। लेकिन मुंबई जैसे शहर में अगर हंड्रेड्स ऑफ कार डीलर है, तो मुंबई में कार का सप्लाई बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। क्या डिफरेंस है? मुंबई में सप्लायर बहुत सारे हैं, मुंबई में फर्म्स बहुत सारे हैं। तो अगर एक मार्केट में बहुत सारे फर्म्स होते हैं, तो आप वहां पे बोल सकते हो कि सर वहां पे सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। ठीक है। तो अगर एक फर्म को लग रहा है, ठीक है, कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो अभी अपना सप्लाई क्या करेगा? अभी अपना सप्लाई कम कर देगा। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं मेरे शॉप में 10 रुपए में एक पेन बेचता हूँ। ठीक है। 10 रुपए में मेरे को कुछ प्रॉफिट होता है। अब मेरे को पता चला कि कंपनी बहुत जल्दी पेन का प्राइस बढ़ा के 15 रुपए कर देगा। तो जब कंपनी कल से अगर 15 रुपए लागू करेगा, तो कल से मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो आज मैं क्यों 10 रुपए में सेम पेन कल 15 रुपए में बेच के और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ? कुछ कम प्रॉफिट कमा, तो मैं क्या करूंगा? वहां पे मैं अपना दुकान को मतलब मैंने स्कोप दिया। ठीक है। तो अगर फर्म एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़े, तो वो अभी अपना सप्लाई को कम कर देता है। और अगर फर्म को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस है, तो वो जानबूझ के अभी अपना सप्लाई को बढ़ा देगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक इनवर्स रिलेशन दिख रहा है। तो अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो फिर अभी सप्लाई कम जाता है। एंड अगर एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में प्राइस घटेगा, तो अभी हम लोग का सप्लाई बढ़ जाता है। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट है हम लोग का, पॉइंट नंबर 9 हो जाएगा ये वाला। ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अब आप मेरे को खुद ही ये चीज सोच के बताइए, अगर आपको एक दुकान लगाना है, आप कहाँ लगाएंगे दुकान? आप एक शहर में लगाएंगे ना आप एक गांव में लगाना चाहेंगे? आप ऑब्वियसली एक शहर में लगाना चाहोगे। उसके पीछे का रीजन क्या है? कि सर शहर में बहुत सारे लोग हैं, शहर में अच्छा कनेक्टिविटी है, शहर में मेरे को जो कुछ भी सामान चाहिए अपने दुकान से बेचने के लिए मेरे को झट से मिल जाएगा। शहर में एयरपोर्ट है, मैं चाहूँ तो चाइना से भी मंगा सकता हूँ, यूएस से भी मंगा सकता हूँ। शहर में रेलवेज है, मैं चाहूँ तो गुजरात से भी मंगा सकता हूँ, तमिलनाडु से भी मंगा सकता हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन का जरिया शहर में बेटर है करके आप शहर में सप्लाई करना चाहोगे। ट्रांसपोर्टेशन का जरिया गांव में कम है करके आप गांव में सप्लाई नहीं करना चाहोगे। तो मार्केट सप्लाई को मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो अफेक्ट्स द मार्केट सप्लाई। सो इतना ही था आपके मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स। ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये आज का शॉर्ट वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, क्योंकि आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई फंक्शन के बारे में। हम बात करने वाले हैं सप्लाई शेड्यूल के बारे में, सप्लाई कर्व के बारे में, आप लोग का लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, एंड मूवमेंट्स एंड चेंजेस इन सप्लाई कर्व। तो बहुत कुछ बचा है चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करने को। सो स्टे कनेक्टेड, आप लोग से मैं बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ वीडियो नंबर 2 में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।